हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सजीव जगत में विविधता चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। तो एक तरफ यहाँ पे गेहूं के बीज हैं और एक तरफ राजमा के बीज दिए गए हैं, और इन बीजों के बीच में इनकी जड़ों, इनके जो पौधे होते हैं, इनके जड़ों और पत्तियों का सिरा विन्यास के बीच अंतर को पूछा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जड़ किस प्रकार की पाई जाती है। तो गेहूं की जड़ें रेशेदार होती हैं, इसमें मूसला जड़ नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी गेहूं की जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार जड़ें होती हैं, बल्कि पतली और समान आकार की कई जड़ें एक साथ गुच्छे के रूप में निकलती हैं। ठीक है, चैप्टर में आपने रेशेदार जड़ों के बारे में पढ़ा था। तो जो गेहूं की जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? रेशेदार जड़ें होती हैं। आगे गेहूं की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है? तो इनकी पत्तियों का सिरा विन्यास जो है समानांतर होता है। ठीक है, तो इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार से होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं ऐसे। और इसमें सिराएँ जो होती हैं पत्ती के दोनों किनारों के समानांतर होती हैं। ठीक है, शिराएँ क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, आपकी लीफ है, और इसमें जो इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं बीच में, वो ये हैं सिराएँ। ठीक है, तो ये समानांतर सिरा विन्यास है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको सिरा विन्यास बोलते हैं, यानी शिराएँ बोलते हैं। आगे नेक्स्ट जो दूसरा चित्र है राजमा। तो राजमा की जड़ें कैसी होती हैं? राजमा की जड़ें मूसला जड़ के रूप में होती हैं, यानी इसकी जड़ें कैसी होती हैं? इसकी जड़ें जो है मूसला जड़ होती हैं, जबकि गेहूं की जड़ें कैसी थी? रेशेदार जड़ें थीं। और इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ठीक है, और इसका सिरा विन्यास, इसकी पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होता है? तो इसकी राजमा की जो पत्तियाँ होती हैं उसका सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। ठीक है, जालिका रूपी सिरा विन्यास कैसा होता है? मान लीजिए ये पत्ती है, तो ये जो जाली जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, जाल बन जाता है पत्ती में, तो ये जालिका रूपी सिरा विन्यास का उदाहरण है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाना है। चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं को और खंड ख में थलीय यानी जो स्थल पर रहने वाले जंतु हैं उनके नाम लिखने हैं। और जो खंड ग है इसमें दोनों को, जो दोनों स्थानों पर रहते हैं, यानी जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, उन जीवों के नाम खंड ग में मेंशन करना है। तो यहाँ पे जंतुओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? जो जलीय जानवर होंगे, जो जलीय जीव होंगे, वो कहाँ रहेंगे? जैसे कि इसमें खंड क में रहेंगे। तो इसमें डॉल्फिन है आपकी, यहाँ पे देखिए डॉल्फिन और वेल, ये जो है खंड क में रहेंगे। इसके अलावा खंड ख में कौन रहेगा? स्थलीय जानवर रहेंगे जो स्थल पर रहते हैं, जैसे कि घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर, केचुआ। ठीक है, इसके बाद में खंड ग में कौन से जीव रहेंगे? ऐसे जीव जो उभयचर होते हैं, यानी स्थल पे भी रहते हैं और थल में, यानी जो थल पे और स्थल पे रहते हैं, इसके अलावा जो जल में भी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उभयचर जंतु बोलते हैं। तो ये है मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है डिटेल में लिखा हुआ है, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनु की माँ की एक शाक वाटिका है, यानी कि मनु की माँ के पास जो है एक किचन गार्डन है, और वो जो है एक दिन मिट्टी से मूली खोद रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है, वह एक मूली सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एक्टिविटी दी गई है कि एक मूली को निकालना है ज़मीन से, जहाँ भी बोई हो खोद के निकालना है, और उसकी जड़ को देखना है कि किस प्रकार की जड़ है। आगे पूछा गया है कि मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देता है। तो उसकी जो पत्तियां हैं उसमें सिरा विन्यास कैसा दिखाई देता है और उसकी जड़ किस प्रकार की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मूली एक प्रकार की क्या है? जड़ है।
जिसे टैप रूट के नाम से भी जाना जाता है। टैप रूट जो होती हैं वो मोटी प्राथमिक जड़ें होती हैं जो शंकु के आकार के अलावा मिट्टी में गहराई तक बढ़ती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, कुछ इस प्रकार से शंकु आकार होती हैं। और ऊपर जो है पत्तियाँ होती हैं, उसकी लीफ होती हैं। यहाँ मान लीजिए मिट्टी है तो मिट्टी में क्या होती हैं, धसी होती हैं, उगती हैं वो। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी जड़ें कैसी होती हैं और पत्तियाँ कैसी होती हैं। तो जड़ कैसी है, टैप रूट है, और ये प्राथमिक जड़ें होती हैं और आकार में कैसी होती हैं, शंक्वाकार होती हैं, मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, बढ़ती हैं। उसके बाद में दूसरा पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है, इसको देख लीजिए। तो मूली के पौधे की पत्तियां जालीदार सिरा विन्यास प्रदर्शित करती हैं। तो मूली के पौधे की पत्तियां जालीदार सिरा विन्यास प्रदर्शित करती हैं, जो द्विबीजपत्री पौधों की खासियत है, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। इस सिरा विन्यास के पैटर्न में एक प्रमुख केंद्रीय शिरा होती है जिसमें छोटी शाखाएं बनती हैं जो एक नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है, यहाँ पे देख लीजिए, जालिका रूपी सिरा विन्यास पत्ती का। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे गुड़हल की पत्ती दी गई है और जो मूली की पत्ती होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है ना। और इसमें जो है ये जालीदार सिरा विन्यास इसमें देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं बतानी हैं और अंतर बताने हैं। साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण हैं। मतलब अगर आपने बताया कि हाँ ये अंतर है तो उसका कारण भी बताना है साथ में। तो पहले समानताएं देख लेते हैं। तो ये क्या है, दोनों जो चित्र दिए गए हैं तो दोनों किसके चित्र हैं, दोनों जानवर कौन से हैं, तो ये दोनों जानवर क्या हैं, बकरी हैं, यानी एक ही परिवार से हैं। तो ये दोनों बकरियां हैं और एक ही परिवार से हैं। दूसरा ये है कि किस प्रकार का भोजन करती हैं, यानी ये शाकाहारी होती हैं, मांसाहारी होती हैं। तो ये दोनों जो है इनका आहार कैसा होता है, शाकाहारी होता है। तो दोनों क्या हैं, शाकाहारी हैं, यानी कि ये जड़, तना, पत्ती आदि सहित पौधे खाते हैं। इसके बाद में अंतर देख लेते हैं कि पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी में क्या अंतर होता है। पहला अंतर इसमें बताया गया है, ठंडे पहाड़ी तापमान से बचाने के लिए मोटा लंबा फर होता है। जो पर्वतीय बकरियां होती हैं उनके जो फर होते हैं, बाल होते हैं, कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, लंबे होते हैं। जबकि मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियों के फर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है गर्म जलवायु में रहती हैं। इसके अलावा दूसरा अंतर दिया गया है, सामान्यतः अधिक मजबूत और मांसल चट्टानी इलाकों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। जो पर्वतीय बकरियां होती हैं वो अधिक मजबूत होती हैं शरीर से और मांसल यानी कि मोटी होती हैं, मांसल इसमें मांस ज़्यादा पाया जाता है और ये चट्टानी इलाकों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होती हैं। इसके अलावा जो मैदानी बकरी होती हैं वो समतल खुले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती हैं और ये इनका शरीर दुबला होता है। पथरीली सतहों पर बेहतर पकड़ के लिए खुरदरी बनावट वाले विशेष खुर होते हैं। जो उनके खुर होते हैं वो कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं, जो कि पथरीली सतहों पर मजबूती से ये खड़ी हो सकें और चढ़ सकें। जबकि जो मैदानी इलाके की बकरियां होती हैं उनके खुर कैसे होते हैं, समतल होते हैं और घास वाली भूमि पर चलने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच की समानताएं थी और ये अंतर दिए गए थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। तो यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं और इसमें उनकी विशेषता के आधार पर इनको अलग अलग क्लासीफाइड करना है। ठीक है, जैसे कि कुछ जीव इसमें से कैसे हैं, उड़ने वाले जानवर हैं, जबकि कुछ ना उड़ने वाले हैं। ठीक है, तो उड़ने वाले जंतु कौन से हैं, जैसे कि कबूतर, चमगादड़, काकरोच, टिड्डा। ना उड़ने वाले जो उड़ नहीं पाते वो जानवर कौन से हैं, गाय, कछुआ, व्हेल और मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वनों को काटने से क्या प्रभाव होते हैं, यानी वनों की कटाई का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कहाँ कहाँ पड़ता है। तो पहला इससे पॉइंट दिया गया है, जैव विविधता का नुकसान होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का इस पे जो है बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पेड़ों को काटने से। दूसरा, जलवायु में परिवर्तन। तीसरा है मृदा अपरदन। ठीक है, वनों की कटाई से क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जल चक्र में व्यवधान। जल चक्र में क्या होता है, इसमें जो है खलल पड़ती है, व्यवधान पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वायु गुणवत्ता में कमी। ठीक है, तो क्या होगा, जब वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो वायु गुणवत्ता में भी कमी आएगी। आगे चुनौती दी गई हैं, क्या चुनौतियां हैं वनों के काटने से? सबसे पहले है संरक्षित क्षेत्र, यानी कि मौजूदा वनों की सुरक्षा के लिए अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करने चाहिए। दूसरी चुनौती है सामुदायिक भागीदारी। वन संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। हमें अपने आसपास अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कानून, यानी कि अवैध कटाई और वनों की कटाई को रोकने वाले कानूनों को लागू करना। ठीक है, तो ये जो है हमारे समक्ष जो है चुनौतियाँ हैं और ये जो है प्रभाव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो क के उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, ख का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, जो क है, सबसे पहले यहाँ पे एक पौधा, इसको इस फ्लो चार्ट को पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले बताया गया है कि पौधा, क्या इसमें पत्तियाँ हैं? हाँ, पत्तियाँ हैं। तो क्या इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है? का कह रहा है हाँ है, और खा कह रहा है नहीं। तो यहाँ पे इसके उदाहरण बताने हैं कि अगर इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो का में जो है आपको ऐसे उदाहरण देने चाहिए जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास जिन पौधों में पाया जा रहा है, और जो खा है इसमें ऐसे उदाहरण देने चाहिए जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास इनकी पत्तियों में नहीं पाया जा रहा हो। ठीक है, यानी समानांतर सिरा विन्यास का उदाहरण यहाँ पे देने हैं। तो का के उदाहरण क्या होंगे? ये वे पौधे हैं जिनकी पत्तियों में जालिकादार यानी जालीदार सिरा विन्यास होता है। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं इसके? तो आम, गुड़हल, गुलाब, चना, सरसों के जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं इसमें जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बी के उदाहरण क्या हैं? यानी जो खा है, खा इसके उदाहरण क्या है? तो ये वे पौधे हैं जिनकी पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास नहीं होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? समानांतर सिरा विन्यास उनकी पत्तियों में देखने को मिलता है। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण इसके हैं गेहूँ, मक्का या फिर घास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि जो गुड़हल का पौधा होता है, गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। ठीक है, संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है? दो मित्र हैं, ठीक है, एक का नाम राज है, एक का नाम संजय है। तो राज ने कहा कि गुड़हल का जो पौधा होता है वो एक झाड़ी है, लेकिन तो फिर जो है संजय क्या इसके स्पष्टीकरण के लिए यानी इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये कि इसके तने की प्रकृति क्या है। ठीक है, यानी कि जो गुड़हल का पौधा है उसके तने की प्रकृति क्या है, इस आधार पे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो है ये गुड़हल एक प्रकार की झाड़ी है। दूसरा क्वेश्चन है कि गुड़हल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। और तीसरा प्रश्न ये पूछ सकता है संजय कि क्या गुड़हल के पौधे का तना लकड़ीदार होता है या नहीं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो गुड़हल का पौधा होता है वो एक झाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिका के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का
पता लगाना है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें समूह का और खा दिए गए हैं, बीज का प्रकार दिया गया है, जड़ का प्रकार है और उसके उदाहरण हमें देने हैं। समूह का के पौधों में और क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, जैसे कि द्विबीजपत्री बीज का प्रकार है और मूसला जड़ें हैं। तो ये किसका उदाहरण होगा, तो ये उदाहरण है गुलाब का, आम, मूली, गाजर या फिर गुड़हल। ठीक है। नेक्स्ट है ख, इसमें एक बीजपत्री बीज का प्रकार है और जड़ का प्रकार झगड़ा जड़ है। तो ये जो है घास है, गेहूँ, प्याज, मक्का और चावल में झगड़ा जड़ पाई जाती हैं। तो ये जो है इनके उदाहरण हो गए। इसके अलावा अब इनमें समानताएं देख लेते हैं। तो इसमें क्या समानताएं हो सकती हैं, समूह का में क्या समानता हो सकती है। तो इसमें इसके जो पौधे होते हैं, इसमें समूह का द्विबीजपत्री के पौधों में आमतौर पर जालीदार शिराविन्यास वाली पत्तियां होती हैं। ठीक है। तो अगर द्विबीजपत्री बीज का प्रकार अगर द्विबीजपत्री है तो उसकी पत्तियां कैसी होंगी, पत्तियों का शिराविन्यास कैसा होगा, जालीदार शिराविन्यास होगा। और अगर एक बीजपत्री पौधा है, यानी उसके बीज का प्रकार एक बीजपत्री है, तो कैसा शिराविन्यास होगा, पत्तियों का समानांतर शिराविन्यास वाली पत्तियां होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के नामांकित भाग को देखिए। बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। बत्तख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधियां करने में सक्षम होंगी। पैरों में अंतर बताने हैं, उसके बाद में गतिविधियों को बताना है। तो पहला अंतर क्या है, बत्तख के पैर जालदार होते हैं। ठीक है। और कबूतर के पैर जालदार नहीं होते, उनके पैर पक्षी जैसे होते हैं जिनमें अलग अलग पंजे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पंजे देख पा रहे हैं, जबकि ये जो है एक ही में जुड़े हुए हैं, जालदार। उसके बाद में जालदार पैरों के साथ बत्तख द्वारा की गई गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं। तो ये जो है तैराक करने में, यानी कि तैरने में सहायता करती हैं। जालदार पैर बत्तख को पानी में कुशलतापूर्वक तैरने में मदद करते हैं। कीचड़ या गीली सतहों पर चलना, तो जालदार पैर बत्तख को स्थिरता प्रदान करते हैं और उसे डूबने से बचाते हैं। बत्तख के जालदार पैर विशेष रूप से तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिससे वह पानी में आसानी से चल सकती हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर दिए गए थे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।